अच्छा तलत साहब, ये भी एक गौरतलब बात है, चूंकि एवरीवन इज वेटिंग कि जी अमेरिका और ईरान जो है वो एक जगह पे हमें नजर आए, वो चाहे जेडी वेंस एक साइड पे बैठे हों और स्पीकर बाकर कालीबाफ बैठे हों, या फिर एक साइड पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एक साइड पे सदर मसूद पिज़ेशकियान हो। हर कोई इस चीज़ का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो पाती तो आपको क्या लगता है कि जिस 14 नुकात की मैं या आप अब पूरे मीडिया बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, इसके ऊपर स्टे ज़्यादा अरसे किया जा सकता है? क्योंकि एक सख्त बयान भी आता है। जब अभी पीट हेग्सेट गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर ईरान इन मामलात पे अमल नहीं करेगा तो हम जंग के लिए दोबारा तैयार हैं, और हमारी कोशिश है, हमारी ये कामयाबी है कि हमने ईरान को इस बात पे राजी किया है। तो वो जो एक बयानबाजी है वो इस चीज को कहीं डीरेल तो नहीं कर देगी? ये बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया। देखें, उसको टैकल कर लूं। जी जी। पीट हेग्सेट तो बेसिकली घर का होता है, जो सदर उनका कहता है वो उसको रिपीट कर देता है। तो हथौड़ी के नीचे है, क्योंकि इसने इस एग्रीमेंट की बहुत भरपूर मुखालफत की थी, और ये खबरें चल रही थी कि सीआईए के डायरेक्टर और सेक्रेटरी वॉर पीट हेग्सेट जो है, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में इनको फारिग कर दे। तो पीट हेग्सेट को अब अपनी जॉब की चमड़ी बचाने के लिए ये बातें करनी पड़ती हैं। अब जो आपने बात की कि जो सफारती मामलात है, क्या वो तहस नहस तो नहीं हो जाएंगे? लेकिन ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर इसको साइन किया गया है। और ये जो मीडिया वाला जो आपने सवाल किया, ये बड़ा उम्दा सवाल इस वजह से है कि एक तरफ आपको दोनों इंटरेस्टेड पार्टीज और ईरान, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत लो प्रोफाइल अपना रखा है, लेकिन अमेरिका और ईरान हर चीज मीडिया के अंदर डालते हैं। एक नारा लगाता है कि हम जीत गए, दूसरा नारा लगाता है कि नजर आती है। लेकिन इकट्ठा होना, तस्वीर खिंचवाना उनके लिए डोमेस्टिकली बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि जिस मुल्क की तहजीब को वो तहस नहस करने की बात करता था, अब उसके लीडरान के साथ वो हाथ मिलाएगा, ये जेडी वैंस उनके साथ हाथ मिलाएगा, या ईरान की क़यादत जो अमेरिका को शैतान और इब्लीस कहती है और कहती है कि हमारे मसाइल की जड़ ये है, क्या उनकी क़यादत के साथ वो हाथ मिलाएंगे? सो इन अ वे मीडिया के अंदर इन्होंने काम करना भी है, लेकिन मीडिया में करीब खड़े होकर इन्होंने फिर भी नहीं बनवानी। लिहाजा ई सिग्नेचर का जो मामला है वो आपको एक मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। अब बात होगी कैसे, जो आपका बुनियादी सवाल है। बात होगी खामोशी के साथ, बात होगी क्वाइट डिप्लोमेसी के साथ, बात होगी मीडिएटर्स के जरिए, और बातें होंगी मुख्तलिफ एवेन्यूज के ऊपर। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बातचीत अब रुकने की नहीं है, लेकिन तस्वीरें बनवाने से पहले बहुत कुछ ऐसा करना होगा कि जब तस्वीर बने तो ना ईरान में और ना अमेरिका में इसके ऊपर लान तान हो के देखिए आप क्या बातें करते थे, क्योंकि पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो और यहाँ पर तो हजारों पिक्चर्स खींची जाएंगी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने अल्फाज बन सकते हैं। तो अमेरिका और ईरान उस वक्त तस्वीरें बनवाएंगे जब मेरे ख्याल में हतमी मुआहिदा, बड़े वाला मुआहिदा मुख्तलिफ मामलात के ऊपर होगा और लोग जरा फेमिलियराइज हो जाएंगे। सही। तलत साहब, मैं चाह रही हूँ एक दफ़ा फिर से ज़रा, चूँकि इवेंचुअली है तो ये एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी का एक मुआहिदा जिसपे ई सिग्नेचर तो इवेंचुअली हो गए ना। अमेरिका ने भी कर दिए, ईरान ने भी कर दिए, हमारे वज़ीर आज़म ने भी कर दिए। अब बैठक बर्गन स्टॉक में नहीं लग रही मुमकिना तौर पर, तो फिर हम ये क्या समझे? वेन्यूज़ मुख्तलिफ होंगे, मुख्तलिफ जगह पर चीदा चीदा नकात जो है वो डिसाइड किए जाएंगे, अब ये तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल। अब आपको कहते हैं, जिसको कहते हैं नट्स एंड बोल्ट्स। ओके, नट्स एंड बोल्ट्स, जिससे मुराद ये कि अब आपको तफसील में जाना है। अब आप ये समझें कि अगर मैं अमूमी से मिसाल नाज़रीन को समझाने के लिए दूं, निकाह तो आपने कर लिया, लेकिन अब आपने तैयारियां करनी हैं, 1000 काम करने हैं, आपने मामलात को तय करना है। अब आखिर में जब इस तमाम जंग की रुखसती होगी, और रुखसती ऐसे नहीं होगी कि उसको आप सेराबंदी करेंगे, बल्कि उसको दरियाबुर्द करेंगे और अमन की बोट चलाएंगे, तो उससे पहले आपने बहुत सारा काम करना है। तो जंग को रुखसत करने के लिए अब आपको तफसीली काम करना है। वर्किंग ग्रुप्स का मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, मेरे पास अभी जब आप बात कर रही थी तो मैंने मेरे पास जो खबर आई है सफारती ज़राए से, उन्होंने बताया कि वर्किंग ग्रुप्स जो हैं इसके ऊपर बनेंगे, और हर वर्किंग ग्रुप जो है 4 का तो वो कंफर्म कर रहे हैं। न्यूक्लियर मामलात के ऊपर वर्किंग ग्रुप बनेगा, अपना हॉर्मोज के ऊपर वर्किंग ग्रुप बन रहा है, सैंक्शंस के ऊपर वर्किंग ग्रुप बन रहा है, और इस अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात को किस तरह सही नहज पे लाना है, 3-4 और वर्किंग, तो 4 वर्किंग ग्रुप जो हैं वो तो हमें बताए जा रहे हैं बन रहे हैं। तो वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, उनको लीड
मुख्तलिफ लोग कर रहे होंगे, उनके ऊपर एक कमेटी बनी होगी जो अपनी टॉप क़यादत के साथ बात करेगी। तो अब आप समझे कि धड़ाधड़ काम है। देखते हैं कि पाकिस्तान किस ग्रुप के अंदर काम करता है, या वो बड़ी वर्किंग कमेटी का हिस्सा होता है नहीं। लेकिन वर्किंग ग्रुप्स की खबर मैं आपको दे सकता हूँ कि इसके ऊपर अगला काम शुरू होना। सही, जबरदस्त। और तलत साहब ये बड़ा जरूरी है, चूंकि अगेन वही कि सिग्नेचर हो गए, निकाहनामे पे जब साइन हो गए तो बाकी फिर पीछे रुखसती रह जाती है, और अल्लाह करे ये बड़ी अच्छी रुखसती साबित हो सबके लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के मामलात इस मामले पे आके स्टेक पे लग जाते हैं। अच्छा, पीट हेग्सेथ ने एक बात की थी अपनी गुफ्तगू में, उन्होंने कहा कि हम बराक ओबामा से बड़ी अच्छी डील लेकर आए हैं। सो डू यू रियली थिंक, तमाम तर चीज़ों को आपने बड़ा कीनली देखा है, आप उस मकाम पे भी मौजूद हैं, फिर अगेन वही कि जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे तो आप लोगों की ट्रांसमिशन और हर चीज़, हर सवाल को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने पेश किया, बड़ा तफसीलन आप लोगों ने नाज़रीन को आगाह रखा। तो आपको लगता है कि वाकई बराक ओबामा से बड़ी अच्छी डील लेके निकले हैं अमेरिकी सदर, या सिर्फ फेस सेविंग की बात थी ये? देखिए, 114 या 117 सफ़ात हैं जो जॉइंट एक्शन का प्लान बनाया गया था बराक ओबामा के दौर में जी। और मैंने उन तमाम सफ़ात के ऊपर उनसे ज्यादा सफ़ात लिखे हैं समझने के लिए, अपनी समझ बूझ के लिए। ये हमारा ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त जो MOU है उसके अंदर जो कमिटमेंट्स हैं वो बराक ओबामा की जो हतमी एग्रीमेंट था न्यूक्लियर मामले के ऊपर, ये कमिटमेंट्स MOU की उससे हल्की हैं। ओबामा के जो एग्रीमेंट था नियम के ऊपर मिकदार बाकायदा तय कर दी गई थी 3.67, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इसके अलावा तमाम जो तहकीक है बम बनाने वाले मटेरियल की, उसको आपने ख़त्म करना था। जो आपके बम बनाने वाली साइट्स हैं, फिजाइल मटेरियल को चलाने वाली साइट्स हैं, अफसूदगी वाली साइट्स, उनमें उनको आपने डीकमीशन करना था। उनके ऊपर आपने रिसर्च सेंटर्स बनाने थे। जो आपके सेंट्रीफ्यूजेस हैं, ये बड़ा अहम है, सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो घूमते हैं और हज़ारों की तादाद में ईरान के पास थे, उनकी तादाद हज़ारों में से लेकर सैकड़ों के ऊपर आपने लेकर आनी थी। इसके बाद जो प्लूटोनियम वाला रूट है ईरान के लिए, हैवी वाटर, उसको आपने तब्दील करना था, और स्पेंट फ्यूल के ऊपर काम करना था। तो एक नहीं दर्जनों काम थे जो ईरान को करने थे, और ईरान ने उस मुआहदे के अंदर इस बात का इआदा किया, रीअफर्म्ड, कि वो कभी ना न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और ना हासिल करने की कोशिश करेगा। तो इस MOU के अगर आप न्यूक्लियर वेपन वाले देखें पैरे को, मेरे ख्याल में पैराग्राफ 8 है या 9 है जी। उसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी अंदर जो फॉर्मुलेशन है वो बराक ओबामा की फॉर्मुलेशन से ज्यादा नरम है। एन मुमकिन है जो बड़ा मुआहदा हो उसके अंदर वो ज्यादा सख्ती करें। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बराक ओबामा ने जहाज भर भर के पैसे दिए, आपने देखा होगा, और अमेरिकी डॉलर उसने ईरान पर लुटाए। और अब बताया जा रहा है इस MOU के अंदर कि 300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर होनी है। और जो रकम बताई जा रही है ईरान के फ्रोजन एसेट्स की, वो 124 बिलियन तक है, जो अमेरिका ने रिलीज करनी है। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो अगर आप मुझसे मवाजने के तौर पर पूछे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बराक ओबामा की जो डील है, वो हतमी मुआहदा जो था, वो कम से कम MOU के इन पैराग्राफ से कंपेयर करें तो वो बहुत ही टाइटली डन डॉक्यूमेंट है। ये डील उससे बेहतर डील नहीं साबित हो सकती। सही, यानी बराक ओबामा की डील ज्यादा वजन रखती है, हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में। तलत साहब ये भी बताइएगा कि कम से कम न्यूक्लियर मामले के ऊपर, कम से कम न्यूक्लियर मामले के ऊपर। ओके, ठीक है।